नमस्कार, जन्मोगेन जी लाइव से सरोसिना। बात आज 75 साल पहले हुए विस्थापन के दर्द की। इन दिनों कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के दर्द को बयां करती फिल्म कश्मीर फाइल चर्चा में है। लेकिन आज के एपिसोड में हम और पीछे चलते हैं और बात करते हैं 1947 में हुए सिंधी समाज के विस्थापन की। जब 200 वर्षों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ तो एक तरफ जहां स्वतंत्र देश के रूप में पहचान पाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ कभी न भुलाए जाने वाले तमाम ऐसे दर्द थे जिन्होंने इस खुशी के अवसर को न जाने कितनों के लिए तकलीफ दे बना दिया। देश के बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने के दरमियान हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। लाखों लोगों को अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहने को मजबूर होना पड़ा। इनमें से ही सिंध प्रांत में रहने वाले सिंधी समाज के लोग थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आए और यहाँ देश के विभिन्न स्थानों में बिखर कर रह गए। 75 वर्षों बाद जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब रिफ्यूजी की पहचान के साथ जीवन शुरू करने वाले सिंधी समाज के लोग 75 साल बाद किस हाल में हैं और एक प्रांत से निकलकर पूरे देश में बिखरने का क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। साथ ही सिंधी समाज की भाषा और संस्कृति क्यों खतरे में है, क्यों यह समाज एक राजनीतिक ताकत नहीं बन सका, ऐसे तमाम सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे सिंधी समाज के लोगों से और जानेंगे उनके जीवन की दुश्वारियाँ। सिंधी समाज पाकिस्तान से 1945 से 47 के बीच में लगभग आ गए और 75 साल हम लोगों को आज़ादी में हो गए। वहाँ की सारी संपत्तियाँ, रोजगार इस्टेब्लिश हम लोगों का वहाँ पे था। वहाँ पे हमारे राजनीतिक अधिकार वहाँ पे थे। हमारे सिंध प्रांत में सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग हिंदुस्तान में स्थापित हुए। हम लोगों ने तो देश में काफ़ी योगदान दिया। जो मेन होता है एम्प्लॉयमेंट इन द सिस्टम और रेवेन्यू इन द सिस्टम, बट हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं जो हमको मिलने चाहिए उससे हम उपेक्षित रहे। रेवेन्यू भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग के इफ़र्ट्स करने के बाद भी आज हम लोग 15-20 साल से लगे हुए हैं कि हम लोगों को कुछ जगह दी जाए, कुछ हम लोगों को पावर दिए जाए। एमएलए नहीं तो एमएलसी, एमएलसी नहीं तो कहीं का चेयरमैन, जो आदमी सक्षम है। हम लोगों के जो पेमेंट बाकी थे, हमारे कुछ भाइयों ने क्लेम नहीं लिए थे, उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें 500 करोड़ की डिमांड की गई थी, लेकिन आज तक वो बोर्ड बनाए नहीं। हमारी पैसा हमको आज तक नहीं दिया जा रहा है ताकि हम सोसाइटी का वेलफेयर कर सकें। न तो हमारे पैसे हमको वापस मिल पाए, न तो हमको कहीं पे एडजस्टमेंट किया गया पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जो संविधान के अंदर है। मैं हसन बदलानी सिंधी समाज वाराणसी का संरक्षक हूँ। देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी कुर्बानी सिंधी समाज थी। पूरा हम लोग का प्रदेश चला गया, पंजाब तो आधा गया, लेकिन हम लोग का पूरा प्रदेश सिंध चला गया, जिसका दर्द अभी भी हमको है। वो चीज़ पूरा वतन हम छिन गया। हम लोग भटकते भटकते कहाँ गए। पहले हम जोधपुर आए, फिर दिल्ली आए, फिर बनारस आए, कारोबार फल कर शुरू किया। बहुत हमारे पिता की बहुत मुश्किलें झेली जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब ये प्रभु की कृपा है कि सब सिंधी स्थापित हो गए हैं, अपने कारोबार लगे हुए हैं और सब संपन्न हैं। 90% ठीक है, 10% अभी भी दुख झेल रहे हैं। जो वतन का दुख तो नहीं भूल सकते। अब वो जो होना था हो गया। अब तकलीफ है कि वतन हम लोग देख नहीं पाए। जहाँ पैदा मैं भी कराची पैदा हुआ था 1946 में, उसके बाद 2 साल के बाद यहाँ चला आया। अब यहाँ पर रह रहे हैं, विस्थापित हो गए। अब मैं ओम प्रकाश बदलानी, अध्यक्ष सिंधी कल्याण समिति रजिस्टर्ड, अर्दली बाजार, भुवनेश्वर नगर कॉलोनी, वाराणसी। उनको विस्थापित हुए तो 75 वर्ष हो गए और इन 75 वर्षों में हमने वहाँ जो कुछ भी हमारे पूर्वजों के पास, हमारे बाप दादों के पास था, वो तो सब कुछ खो दिया। हमारे पिताजी बताया करते थे कि हमारी वहाँ पे 750 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, 22 रहट के कुएं हुआ करते थे। वहाँ हमारी घोड़ियाँ मिश्री का शरबत पीती थी और बादाम का हलवा घोड़ियों को खिलाया जाता था रेस नकाने के लिए। तो वो सब जो उनकी पुरानी बताई हुई बातें याद आती हैं तो एक बहुत ही
अंतर में वो परिकल्पना हम लोग करते हैं कि हम क्या थे। खैर, हम उन सब त्रासदियों को भुला के हमारा सिंधी समाज इतना कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती, ईमानदार, अपने वचन का पक्का रहने के नाते और बिजनेस की, व्यवसाय की सूझबूझ होने के नाते कोई आरक्षण हम लोगों को न प्राप्त होने के बावजूद, कोई संरक्षण हम लोगों को प्राप्त न होने के बावजूद हम लोगों ने अपना व्यवसाय यहाँ ज़ीरो से प्रारंभ किया, इस्टेब्लिश किया। और अब हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम आर्थिक रूप से तो सक्षम होने के बाद और प्रतिष्ठापित होने के बाद अब अपने पारिवारिक कार्यों को, सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दें। कैसे हम अपनी पुरानी सिंधी सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखें। लोगों को अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति के बारे में रुचि इतनी नहीं रही है, क्योंकि वो व्यवसाय के क्षेत्र में सदैव संलग्न रहे और इसको प्राथमिकता के आधार पर नहीं देखा गया। यद्यपि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तीनों प्रांत में सिंधी बाहुल्य क्षेत्र भी कुछ गिने जाते हैं, लेकिन संस्कृति के आधार पर हम थोड़ा बहुत तो प्रगति किए हैं, परंतु आर्थिक आधार पर अच्छी खासी प्रगति कर चुके हैं, जो एक मिसाल कायम करता है कि भारत के आर्थिक विकास में सिंधी समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने विस्थापितों के दर्द को उकेरा है। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, और याद है अपनी दादी और नानी के ऊपर गुजरे हुए जो विस्थापित होने का जो उनका दर्द था, वो उसको मैंने अपनी एक छोटी सी कविता में पिरोने की कोशिश की है। चमकते चेहरे, सुंदर मुखड़े, आँखों में चमक लिए सिंधी नूरानी। सिंधियों का अर्थ है बलिदान और बलिदानी, सिंधियों की पीड़ा किसी ने न पहचानी। धर्म के खातिर सब कुछ छोड़ा, सिंध को छोड़ा, हिंद अपनाया, बंगले छोड़े, कोठी छोड़ी, घोड़े गाड़ी हाथी छोड़े, बचपन से मेहनत में ही बीती जवानी, सिंधियों की पीड़ा किसी ने न पहचानी। दिलीप तुलसियानी, अध्यक्ष सिंधी समाज। सन 47 में आज़ादी का झंडा फहराया जा रहा था, लेकिन सिंधी समाज अपने ही देश में विस्थापित होकर आज शरणार्थी बन के रह रहा था। उस समय जब सिंध प्रांत एक जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद, और आज हम शरणार्थी बन के रहे, लेकिन आज हम बड़ों के अपने बड़ों को जो है साधुवाद देंगे, बड़ों के आशीर्वाद से। अपने हमारे जो पूर्वज थे, बड़े थे, हम लोगों ने अपने पिताजी को देखा है, सुबह 7 बजे गट्ठर लेके कंधे पर गली गली निकल जाते थे, क्योंकि उस समय एक पैसा किसी के पास नहीं था। सारी चल अचल संपत्ति वहीं छोड़ के चले आए थे, रातों रात भगा दिया गया था, और वहाँ से ये अपने ही भारत में आके शरणार्थी बन के रहे। विस्थापन को 75 साल क्या मतलब कि हम लोग को तो ये सब मतलब है नहीं, क्योंकि पहले भी हम लोग हिंदुस्तान में थे, अभी भी हिंदुस्तान में हैं। बड़े भारत पाकिस्तान हो गया तो क्या हुआ, पहले भी सिंधी लोग थे, वो हिंदुस्तानी का हिस्सा था जो सिंध प्रांत था, तो अभी भी हम लोग हिंदुस्तान में हैं। तो हम लोग को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ से वहाँ गए। समाज की तो बात है, अब तो समाज क्या एक हो गया समाज, कोई ऐसा नहीं कि सिंधी और ये वो। सिंधी समाज जिसके लिए आप कर रहे हैं, सिंधी कास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो लोग बिजनेस में लगे रहते रहे और राजनीति में इतना समय नहीं दिया उन्होंने, और इतनी महत्वाकांक्षा भी बहुत नहीं रही कि राजनीति में काम करें। तो उसके लिए बाकी लोग भाई लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और सिंधी लोग जो हैं वो अपने बिजनेस में, व्यवसाय में काम करते हैं, चले आ रहे हैं, शुरू से मेहनत करते चले आ रहे हैं, उसी में बढ़ रहे हैं। सन 1947 15 अगस्त को विश्व हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, और 14 अगस्त को हम पलायन कर रहे थे। मेरा तात्पर्य सिंधियों से है। हम सिंधियों को न चाहते हुए भी अपने घर द्वार, खेत खलियान, कारोबार, हर वो चीज़ जिससे हमें बहुत प्यार था, सिर्फ अपने संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए हमें भारत का जब पार्टीशन हुआ तो सिंध का वो सरजमी हमें छोड़नी पड़ी, जहाँ जो हमारे पुरखों की थी। और उसके बाद आज जो हालात हैं 47 से लेकर अभी तक सन 2022 तक 75 साल में, हमें जहाँ होना चाहिए था
उसके लिए सरकार की कोई भी योजना आज तक बनी नहीं। हम सारे बिखर चुके हैं, भले बिखर चुके हैं, हमारी भाषा आज भी एक है, हम भाषा बचाए हुए हैं, फिर हम सारे एकत्रित नहीं हैं। और हमारे तरफ से कई बार ऐसी मांग उठती है कि एक ऐसा सिंध बसाइए जिसमें सारे लोग एकत्रित हो सकें। आज भगवान की दया से 75 साल हम सबने खूब मेहनत की है, जबकि हम सारा अपना घर बार, पैसा, सोना चांदी सब वहीं छोड़ के आए थे। उसके बाद यहाँ हम लोग को संभलने में खड़े होते होते आज 75 साल लग गए। जिस समय देश का बंटवारा हुआ था तो सिंध उस समय अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, और जब पार्टीशन की स्थिति आई तो हम लोगों ने अपना सिंध प्रांत छोड़ के हम अलग अलग विभिन्न प्रांतों में बस गए। हमें वर्तमान की सरकार ने उस समय जो शरणार्थी का दर्जा दिया और जो हमें रिफ्यूजी बताया, इसका हमें आज भी बहुत अफसोस होता है और इसका हमारे मन में बहुत आक्रोश भी है। और वर्तमान सरकार से हम इसकी मांग भी करते हैं कि हमारा विस्थापन हुआ था, हम स्थापित नहीं हुए थे, इसलिए जो हमारे लिए जो रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हम चाहते हैं कि इसको तत्काल वापस लिया जाए। और साथ ही अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अल्पसंख्यक दर्जा अगर कोई है तो वो हमारा सिंधी समाज है। और सिंधी समाज ने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर जिस तरीके से जो रोज़गार को बढ़ावा देने का काम किया है, जो रोज़गार पैदा करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार काम किया है। और कभी भी आज तक 75 वर्ष हो गए हमें आज़ादी को, कभी किसी सरकार ने सिंधी समाज की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। 75 साल हमारी आज़ादी और विस्थापन के पूरा होने पर हमारे सिंधी समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए एक स्टेट की भी जगह सरकार को हमें देनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे एक साथ होने के लिए और तरक्की करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। 70 साल हमारे आज़ादी को हो रहे हैं हिंदुस्तान को, इसका बहुत हम लोग को गर्व है, हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं इसको। लेकिन इसके साथ साथ हमें विस्थापन का दर्द हमेशा हमारे जीवन में, हमारे दिलों में रहेगा। हमें अपने भाइयों को, अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ कर यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद हमने ज़ीरो से नहीं, माइनस से स्टार्ट किया। लोग ज़ीरो पे थे, वो तब भी खुश थे, लेकिन हम लोग तो माइनस से आए। हमारे पुरखों ने, हमारे दादाजी ने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने हम लोग को जो बताया, जो समझाया, उस वजह से आज सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सिंधी कौम जो है सबसे मेहनतकश कौम है। ये कुछ नहीं लेके हिंदुस्तान आए थे, लेकिन आज वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, हर जगह हैं। कहीं आरक्षण की ये मांग नहीं करते आपसे कि मुझे आरक्षण दीजिए, और उसके बाद भी अपने धर्मों को, अपने देश प्रेम को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के निभाने वाली कौम जो है सिंधी है। की जो ये खुशी आज हमारे समाज के लोगों में है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख भी है, मन के किसी कोने में पीड़ा है कि हमारे विस्थापन को भी 75 साल हो गए। बड़े बुजुर्ग जब वहाँ की बातें हमसे साझा करते हैं, हमसे बताते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह का वो दंश, किस तरह की वो पीड़ा उन्होंने वहाँ पे सहन की थी। उसको शब्द बोलने या शब्दों में व्यक्त करना मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा।